सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सॉलिड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है, क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे गले पे कोई नहीं जाएगा क्योंकि कंडीशन मैंने तुम्हें पहले ही बता रखी है। सो हमें जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पे लुओ फेंग सीधा एक मिस्टीरियस सी जगह पे पहुंच जाता है, जहाँ लुओ फेंग आते साथ ही कुछ स्ट्रेंज सी पावर को फील करता है। तभी हमें पता चलता है कि जो स्टार बीस्ट अलायंस का टेरिटोरियल एरिया है, लुओ फेंग असल में यहाँ पे आ चुका है, जहाँ पर उसे काफी सारे रेयर मेटल्स भी मिलते हैं। इन्हें वो अपने पास रख लेता है और कुछ को तो डिवोर भी कर जाता है। पर तभी स्टार बीस्ट अलायंस है, यहाँ पे जो लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार है, वो यहाँ लुओ फेंग यानी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट को अपने साथ अलायंस में वापस ले जाने के लिए आया था। लेकिन इस दौरान जब लुओ फेंग उन्हें ग्रीट करता है तो लुओ फेंग को वो बताने लगते हैं कि तुम इतने टाइम बाद पहली बार अपने घर वापस जा रहे हो, तो तुम्हें इससे पहले एक ट्रायल टेस्ट को देना होगा, और जो कि बेसिकली बहरूपी है और हमारे अपने जो अलायंस के लोग हैं इन्हें पहचानने के लिए लिया जाता है। ये सुनकर तो लुओ फेंग शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि ऐसा तो फिर इसका भांडा फूट जाएगा। और आगे हमें हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें यहाँ पे लुओ फेंग को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में था। और यहाँ फाइनली जो लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार है, उसके साथ लुओ फेंग स्टार बीस्ट अलायंस के अंदर एंट्री कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जब वो देखता है कि काफी सारे बड़े बड़े दिग्गज उसके सामने खड़े थे, तो यहाँ लुओ फेंग थोड़ा सा डर जाता है कि कहीं उसका ये जो राज है ये कहीं खुल ना जाए। अब यहाँ लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार उसे बताने लगते हैं कि जरा अपने सामने देखो, यहाँ हमारी ब्लड लाइन के काफी बड़े बड़े दिग्गज आज यहाँ तुम्हें रिसीव करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ लुओ फेंग को अपने नजरों के सामने जो 2 यूनिवर्स मास्टर्स हैं वो तक नजर आते हैं, और इतने बड़े बड़े दिग्गजों को देखकर वो समझ आता है कि अब यहाँ से लौटना काफी ज्यादा मुश्किल है। अब तभी यहाँ पर शैनवेल यूनिवर्स वेनेरेट, जो कि दौड़ते हुए आते साथ ही सभी को उठाते हुए लुओ फेंग को देखकर कहने लगता है कि मेरा भाई फाइनली तुम वापस आ ही गए। साथ ही यहाँ पर एक और यूनिवर्स वेनेरेट आया हुआ था, और ये दोनों लुओ फेंग को ना काफी अच्छे से यहाँ पे वेलकम करते हैं। जो देखकर तो लुओ फेंग भी हैरान था कि यार गोल्डन हॉर्न बीस्ट के बारे में मैंने कितनी बातें सुन रखी है कि ये कितना ज्यादा रूटलेस होते हैं, पर जरा देखो ये तो किसी छोटे बच्चे की तरह मुझे यहाँ पे वेलकम कर रहे हैं। अब यहाँ पे लॉर्ड ऑफ द फ्लेम स्टार लुओ फेंग को इन सभी के हवाले छोड़कर यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे हम लॉर्ड ऑफ द क्लाइमेटी और लॉर्ड ऑफ द गोल्डन हॉर्न बीस्ट इन दोनों को ही देख पाते हैं, जो कि आते साथ ही लुओ फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश थी। ये असल में यहाँ इस पूरे के पूरे क्लैन के सीनियर है, और लुओ फेंग भी इन्हें रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है। अब तभी वो अपना नाम भी इन्हें जिन फेंग बताता है, और जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक फेक नेम है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि वैसे देखने वाली बात है बच्चे कि तुमने यहाँ आने से पहले ही यूनिवर्स वेनेरेट तक का सफर अकेले तय कर लिया, और चिंता मत करो, अब हम तुम्हारी मदद करेंगे, जिसके चलते तुम और नई अचीवमेंट्स को हासिल करोगे। अब तभी यहाँ इस अलायंस का डिवाइन फिगर आ जाता है, जो कि असल में स्टार बीस्ट एंसेस्टर है। और यहाँ जैसे ही लुओ फेंग को इसका पता चलता है ना, तो वो डर के मारे थोड़ा पीछे हटने लगता है, जो देखकर यहाँ पर जो स्टार बीस्ट लॉर्ड है ना, उसे थोड़ा सा अजीब तो लगता है। पर तभी वो कहने लगता है कि चिंता मत करो, ये अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती, तुम्हें तो यहाँ खुद हमारे एंसेस्टर चल के देखने के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारे लिए तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम्हें मैं खुद उनके पैलेस तक ले चलूंगा, जहाँ वो तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है। यहाँ पे लुओ फेंग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि वो ना करे, तो वो चुपचाप उनके साथ चला जाता है। और यहाँ लुओ फेंग बस खुद से यही कहता है कि अब मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, यहाँ से पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बंदा यानी कि जो लॉर्ड ऑफ द स्टार बीस्ट है, वो यहाँ पे इसे छोड़ देते हैं और जाते हैं उससे कहने लगते हैं कि दोबारा जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुमसे सुनना चाहूंगा कि आखिर एंसेस्टर ने तुमसे क्या कहा। अब यहाँ पे वो चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो स्टार बीस्ट एंसेस्टर है वो भी यहाँ पे आ चुका था। यहाँ पे देखते हैं कि उनकी ऑरा से ही पता चल रहा था कि वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लुओ फेंग भी चुपचाप उनके सामने नतमस्तक होते हुए उन्हें ग्रीट करता है। इसी के साथ एंसेस्टर आते साथ ही लुओ फेंग के उस कारनामे की बात करते हैं जब उसने यहाँ पे आते साथ ही किया था। वो बताता है कि क्या बात है, मानना पड़ेगा तुमने अकेले अपने दम पर 3 काफी पावरफुल स्टार वेनेरेट को निपटा दिया है। लुओ फेंग समझ आता है कि यहाँ पर जो एंसेस्टर है इनकी नजरों से कुछ भी नहीं बन सकता, क्योंकि इन्होंने खुद ही इस टेरिटरी को अपने हाथों से बनाया है। और तभी जो बात लुओ फेंग सुनता है ना, उससे इसके होश उड़ जाते हैं। यहाँ पे जो एंसेस्टर है वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नजरों से छुप पाओगे? हाँ, मुझे पता है कि तुम एक ह्यूमन हो। अब यहाँ पे ये सुनना ही था कि लुओ फेंग पूरी तरीके से पसीने में नहा चुका था और वो कम्प्लीटली स्पीचलेस हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एंसेस्टर थे वो अपने पावर का यूज करते हुए इसकी पूरी की पूरी मेमोरी को स्कैन कर लेते हैं, जैसे कि लुओ फेंग खुद भी रोक नहीं पाता। और यहाँ लुओ फेंग भी इस चीज को फील कर पा रहा था। अब तभी यहाँ पे उसकी
तारीफ करते हुए एंसेस्टर कहने लगते कि वैसे मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बहादुर तो हो, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई सरफिरा होता तो वो भी इतना तो जानता है कि अपनी जान को खतरे में डालकर कुछ भी नहीं किया जा सकता, लेकिन तुमने अर्थ को बचाने के लिए इतने पावरफुल दुश्मन का सामना किया। एक बात तो मैं मान गया कि तुम्हारे जैसे जीनियस के चलते आज अर्थ और ह्यूमन रेस सही सलामत है। इस बात का मतलब तुम्हें आगे चल के समझ आएगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे जीनियस काफी रेयरली ही ह्यूमन रेस को मिलते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज करके लुओ फेंग को उसकी ओरिजिनल फॉर्म में ले आता है। अब यहाँ जैसे वो डीमन क्लोन बॉडी में आता है ना, तो लुओ फेंग इमीडिएटली अपना नाम पता सब कुछ बता देता है, साथ ही उन्हें ये भी क्लियर करता है कि उसका इंटेंशन ऐसा था ही नहीं कि वो कभी भी किसी स्टार बीस्ट अलायंस के मेंबर को ऐसे मार के उसके बॉडी पर कब्जा करे। साथ ही वो इंटेंशनली यहाँ इनकी टेरिटरी में नहीं आया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंसेस्टर है वो उसे कुछ भी नहीं कहते, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी पता है इसकी मेमोरी के जरिए से कि लुओ फेंग ने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, और वो लुओ फेंग को ये बात बता भी देते हैं। लेकिन वो बताते हैं कि तुम यहाँ पर आए हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बस कोइंसिडेंटली यहाँ पे आ गए हो? हाँ बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये पूरी सोची समझी एक प्लानिंग के तहत हुआ है। वैसे तो कहानी बहुत लंबी है, बस इतना जान लो कि तुम्हारे जो मास्टर है ना सिटिंग इन माउंटेन केस, असल में वो और मैं काफी अच्छे दोस्त हैं, और हमारे बीच ही एक डील हुई थी जिसके तहत हम देखना चाहते थे कि तुम मेरे जरिए से ओपन किए गए उस पोर्टल में एंटर हो पाते हो और यहाँ तक पहुँच पाते हो या नहीं। और हम यही चाहते हैं कि तुम हमारे ओपन किए गए इस पैथ को फॉलो करते हुए बीस्ट गॉड के उस ट्रेनिंग को करो जो कि बीस्ट गॉड से रिलेटेड है। अब यहाँ ये सुनकर लुओ फेंग शॉक था, और तभी वो बताने लगते हैं कि हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि जो बीस्ट गॉड है उनके डायरेक्ट डिसेंडेंट और कोई नहीं बल्कि हमारे जैसे स्टार बीस्ट हैं, और हम इसीलिए इतनी आसानी से इनके इनहेरिटेंस को भी समझ पाते हैं। लुओ फेंग हैरान था कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट असल में बीस्ट गॉड का डायरेक्ट डिसेंडेंट है। तभी एंसेस्टर उसे बताने लगते हैं कि पर एक बात याद रखना, जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसे तुम्हें फुलफिल करना ही होगा, और स्पेशली तुम्हारे मास्टर के लिए तो तुम्हें इन्हें फुलफिल करना ही होगा, वरना तुम हमेशा हमेशा के लिए यही पे ट्रैप होके रह जाओगे। ये सुनकर लुओ फेंग कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है, और अगले ही पल यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लुओ फेंग को ले जाते साथ ही एक ऐसी जगह पर ले आते हैं जहाँ काफी सारे बीस्ट गॉड के स्टैचूज मौजूद थे, और लुओ फेंग भी ये देखकर सवाल करता है कि आखिर ये जगह है तो है क्या। जिस पर सिस्टर बताने लगते हैं कि जरा गौर से देखो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब तभी हमें पता चलता है कि यहाँ जितने भी स्टैचूज है ना, इनके अंदर एक बहुत ही पावरफुल और रेयर सुप्रीम इमोर्टल टेक्निक भी मौजूद है, जिससे कि अगर लुओ फेंग ने हासिल कर लिया तो वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और यहाँ पे जो एंसेस्टर है वो उसे अलाउ भी करते हैं कि वो इनमें से जिसे भी चाहे उसे यहाँ पे स्टडी कर सकता है। साथ ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि टाइम फ्लो यहाँ का ना काफी ज्यादा फास्ट है, जिसके चलते लुओ फेंग अगर कल्टीवेट करता है ना तो उसकी कल्टीवेशन लेवल भी बाहरी दुनिया के मुकाबले काफी ज्यादा स्पीड के साथ यहाँ इस बीस्ट गॉड रेलम के अंदर काफी स्पीड के साथ इंक्रीज होती रहेगी। अब तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे देखते साथ ही लुओ फेंग हैरान था, और तभी वो लुओ फेंग से पूछने लगते हैं कि बताओ आखिर तुम्हें ये जगह कैसी लग रही है। लुओ फेंग कहने लगता है कि मैं फील कर पा रहा हूँ कि ऑलरेडी यहाँ की जो स्पीड है वो आउटर वर्ल्ड से 10,000 गुना ज्यादा तेज है, और ये जगह अपने आप में ही पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा सुप्रीम ट्रेजर है। तो मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि यहाँ इसके अंदर जो इन स्टैचूज के अंदर जो इमोर्टल टेक्निक्स है आखिर वो कितनी ज्यादा पावरफुल होंगी। यहाँ पे लुओ फेंग की ये बात है ना इन्हें बड़ी पसंद आती है, तो वो उसे एक पीठ में जोर की थपकी लगाते हुए और ज्यादा आगे ले जाती हैं, और एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंचते साथ ही उन्हें बताने लगते हैं कि असल में तुम्हारे मास्टर और मेरे बीच में ना एक बेट लगी है, और अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें बस 1 लाख एओन जितने वक्त के अंदर हर हाल में उन सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके कामयाब होना ही होगा, और अगर तुम हो जाते हो तो तुम्हारे लिए ना एक बहुत बड़ा सुप्रीम ट्रेजर इंतजार में है, जिसे कि मैं खुद तुम्हें दूंगा, जो कि हमारे बीस्ट गॉड रेस का ही बहुत ही पावरफुल सुप्रीम ट्रेजर कहा जाता है। और सिर्फ मैं तुम्हें ये ट्रेजर नहीं बल्कि इसका पूरा का पूरा सेट दे दूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम हारते हो तो तुम्हारे मास्टर को ना इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि फिर वो मुझे एक सुप्रीम इमोर्टल ट्रेजर देगा, और मुझे लगता नहीं कि तुम कभी भी उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकते हो। अब लुओ फेंग काफी ज्यादा क्यूरियस था, और वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ पूछने लगते हैं कि आखिर उसके मास्टर के रिक्वायरमेंट्स क्या रहे होंगे, जिस पे यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टार बीस्ट एंसेस्टर उसकी तरफ टर्न होते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है ना वो तुम्हारे सामने मौजूद है। लुओ फेंग कंफ्यूज था, कि तभी उसके कंफ्यूजन को दूर करते हुए जो यहाँ एंसेस्टर वो बताने लगते हैं कि हाँ तुम सही समझ रहे हो, तुम्हें बस मुझे हराना होगा। यहाँ पे लुओ फेंग जैसे ये सुनता है ना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ पे लुओ फेंग लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कहाँ आप और कहाँ मैं, कहाँ आप एक सुप्रीम बीइंग में शुमार किए जाते हैं और कहाँ मैं एक मामूली सा कल्टीवेटर। पर यहाँ पे वो लुओ फेंग के मुश्किलों का समाधान करते हुए बताने लगते हैं कि मैं बिल्कुल तुम्हारे इक्वल स्ट्रेंथ के साथ ही फाइट करूंगा, बस हमारे बीच जो बैटल होगा वो असल में टेक्निक का होगा, जहाँ पर तुम्हें एक यूनिवर्स मास्टर लेवल के एक पावरफुल टेक्निक को बनाना होगा तो तुम कामयाब हो जाओगे, या फिर तुम्हें इस बीस्ट गॉड यूनिवर्स के अंदर रहकर ही काफी ज्यादा ताकतवर बनना होगा, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम्हें सबसे ज्यादा ताकतवर बनना होगा। यही तो ऑप्शन है जिसके जरिए से तुम मुझे हरा सकते हो और यहाँ से निकल सकते हो, वरना हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप होने के लिए तैयार हो जाओ।
और उम्मीद करता हूँ लुओ फेंग कि तुम अपना बेस्ट दोगे। अब यहाँ पे वो चले जाते हैं और लुओ फेंग भी फाइट के लिए तैयार हो जाता है और तभी लुओ फेंग समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द 1 लाख यन्स के अंदर ही अपनी कल्टीवेशन लेवल को काफी ज्यादा बढ़ाना होगा और यहाँ जो एंसेस्टर है उनका जो क्लोन जो कि इससे कम्पीट करने वाला है ताकत के मामले में उसे हराना होगा। इस दौरान लुओ फेंग जो कि उसी चट्टान से काफी स्पीड से नीचे आते हुए बस मन में यही सवाल करता है कि आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ ना, मैं इतने कम वक्त में एक पावरफुल टेक्निक को बना सकता हूँ, वो भी एक सुप्रीम टेक्निक और साथ ही इसी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल, ये भी मेरे लिए काफी ज्यादा नामुमकिन है। इस दौरान वो इस पूरे के पूरे रियलम को एक्सप्लोर करते हुए खुद से कहने लगता है कि आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा फाउंडेशन इतना ज्यादा वीक है, मेरी बॉडी फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में भी उनके आसपास भी नहीं, तो आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ। इस दौरान लुओ फेंग काफी ज्यादा परेशान नजर आता है, तो ये देखकर बाबा से कहती है कि फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता हम मिलकर निकाल लेंगे। इस दौरान वो भी यहाँ पर किसी ऐसी चीज, किसी ऐसी टेक्निक जिसके जरिए से वो लुओ फेंग की मदद कर पाए, वो इस चीज की तलाश में थी और फाइनली उसे एक मिस्टीरियस सी चीज मिल जाती है और वो इमीडिएटली लुओ फेंग को आवाज देते हुए कहने लगती है कि जरा यहाँ और इसे देखो। अब तभी वो देखता है कि इसके सामने जो स्टैचू है वो असल में एक जायंट से गोल्डन बीस्ट का है और यहाँ इसके अंदर से जो पावर निकल रही थी वो असल में स्पेस और जो गोल्ड लॉ है इनकी ऑरा बाहर आ रही थी। और जब ध्यान से ये देखते हैं तो बाबा तो बताने लगते हैं कि जरा देखो, हमें यहाँ स्पेस लॉ और गोल्ड लॉ के जो फ्यूजन की ऑरा है वो फील हो रही है, जिसका मतलब इसके अंदर वो चीज मौजूद है। यहाँ पर उन दोनों अलग अलग लॉ को वो अपने हाथों में लेकर लुओ फेंग को भी दिखाते हुए इसी बात को समझाने की कोशिश करती है कि यहाँ हमारे लिए बहुत ही बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मौजूद है। अब तभी यहाँ पे लुओ फेंग दिमाग लगा लेता है, वो समझ आता है कि ये जो 8 अलग अलग पोजेस वाले जो स्टैचूज है बीस्ट गॉड के, इनके अंदर जो पैटर्न बने हुए हैं वो असल में अलग अलग लॉ के फ्यूजन्स के हैं। अब तभी एक्सप्लोर करते वक्त यहाँ पे इन्हें काफी सारे स्क्रिप्चर्स भी नजर आते हैं जो कि यहाँ पर काफी एंशिएंट टाइम से बिलोंग करते हैं और जिसने इस जगह को बनाया है यानी कि वही एंसेस्टर, उसी के द्वारा यहाँ पर इन्हें लगाया गया है। लुओ फेंग ये सारी चीजें देख के हैरान था। अब लुओ फेंग ये सारी चीजें समझ तो रहा था पर वो कहने लगता है कि मैं अभी उस स्टेज पे पहुंचा ही नहीं कि मैं इन्हें फुली अंडरस्टैंड कर पाऊँ और ना ही मैं इनके जरिए से कोई पावरफुल टेक्निक को बना सकता हूँ। तभी यहाँ पे एक इविल सी स्माइल के साथ बाबा ताओ से बताने लगती है कि लगता है कि तुम भूल रहे हो, शर्त ये लगी थी कि तुम्हें यहाँ पे जो क्लोन होगा उसे हराना है और उसे हराने के लिए तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। उन्होंने ये तो कभी नहीं कहा कि तुम्हारी जो सीक्रेट टेक्निक है, जो तुम्हारी इनर टेक्निक है, तुम उसे यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर उसे अपनी उसी इनर टेक्निक का ख्याल आता है जिसे कि ग्रेटर यूनिवर्स कहा जाता है और इसके जरिए से वो यहाँ सीक्रेट टेक्निक को बना सकता है उसे बिना पूरी तरीके से समझे हुए। जिस पर बाबा कहती है कि इतना तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मैं ये जानती हूँ कि अगर तुम अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट को काफी अच्छे से कल्टीवेट करते हुए इसे उसके परफेक्टली जीन लेवल तक जो टाइम प्रोवाइड किया गया है उसके अंदर ही कल्टीवेट कर लेते और उसे वहां तक पहुंचा देते हो, तो मुझे पूरा यकीन है कि फिर तुम्हारा ये जो गोल्डन हॉर्न बीस्ट बॉडी है ये उस ग्रेटर यूनिवर्स टेक्निक को यूज कर सकता है। और अगर ऐसा होता है ना तो शायद तुम्हें एक और सीक्रेट टेक्निक भी हासिल हो जाए। अब तभी लुओ फेंग बिना किसी देरी के यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए सबसे पहले ब्लडी लुओ क्रिस्टल्स को बाहर निकालते हुए गोल्डन बीस्ट के पास इन्हें छोड़ देता है। बस फिर क्या, यहाँ से लुओ फेंग की जर्नी की शुरुआत होती है। वो लगातार ग्रो करते हुए काफी ज्यादा इवॉल्व भी होने लगता है, यानी कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जो जीन्स है वो बढ़ने लगते हैं। इस दौरान बबता अंदाजा लगाते हुए कहने लगती है कि बस 100 साल, आने वाले 100 साल के अंदर ही अगर तुम ऐसे कल्टीवेट करते हुए गोल्डन हॉर्न बीस्ट को लुओ क्रिस्टल खिलाते रहो तो फिर ये जरूर से अपने परफेक्टली जीन लेवल तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि फाइनली इन लोगों की ये तरकीब काम कर भी जाती है और यहाँ 100 साल से भी कम वक्त में ही ये ऑलमोस्ट इवॉल्व हो जाता है, जिसके चलते गोल्डन हॉर्न बीस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन भी हमें देखने को मिलता है। अब तभी वो यहाँ पर काफी कूल वे में बाहर आते साथ ही अपनी पावर को अनलीश करता है, लेकिन लुओ फेंग और बबता देख के हैरान थे कि डिवाइन बॉडी को कोई भी ब्लेसिंग्स नहीं मिली, ना ही यहाँ पर लुओ फेंग की कॉन्शियसनेस में कुछ बदलाव आया है, जिसके चलते वो हैरान थे। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पर एंसेस्टर और हमारे जो मास्टर हैं यानी कि सिटिंग इन माउंटेन गेज, वो दोनों ही लुओ फेंग के प्रोग्रेस पे नजर रखे हुए थे। एंसेस्टर यहाँ पे मास्टर से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा डिसाइपल कामयाब होगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी अभी उसे एक बहुत बड़ी हार का सामना किया है, क्योंकि जब भी कोई गोल्डन हॉर्न बीस्ट अपने परफेक्टली जीन लेवल तक पहुंचता है ना तो उसे हमारे जो प्रीमोर्टाइल ओरिजिन है उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी चीज दी जाती है जिसे कि ब्लेसिंग्स कहा जाता है और ये डिवाइन बॉडी की पावर को काफी ज्यादा बढ़ा देती है। साथ ही ये कॉन्शियसनेस है उसे एक पावरफुल इनर टेक्निक भी दी जाती है। तुम्हारा जो डिसाइपल है ना ये काफी ज्यादा स्मार्ट तो है, लेकिन वो भूल गया कि वो इस वक्त मेरे बनाए गए इस रियलम के अंदर है, ना कि वो ओरिजिन वर्ल्ड में, और ये पावर मेरे बस में नहीं कि मैं किसी को भी कोई इनर सीक्रेट टेक्निक दे पाऊँ। अगर वो बाहरी वर्ल्ड में होता ना तो उसे जरूर से ये टेक्निक मिल जाता, और बाहरी वर्ल्ड में गोल्डन हॉर्न बीस्ट के जीन्स को परफेक्शन लेवल तक पहुंचाने में काफी वक्त लगता है।
इसी के साथ वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और यहाँ पे जो एंसेस्टर है वो कहने लगते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे तो मैं ही जीतूंगा क्योंकि वो मेरे रियलम में मुझसे कभी नहीं जीत सकता। ये देखकर तो मास्टर सिटिंग इन माउंटेन गेस को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो तो मजे से यहाँ पर उसे देखे जा रहे थे, उसकी बात को सुनते हैं और बस उस वाइन की तारीफ किए जाते हैं। और ये जो चीज है ना ये एंसेस्टर को काफी ज्यादा चिढ़ा देती है। वो मनी में सोचने लगता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजह होगी जिसके चलते ये इतना ज्यादा काम नजर आ रहा है। अभी हम लो फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो भी इस बात को नोट कर लेते हैं और कहने लगता है कि हो ना हो कोई ना कोई ऐसी बात है जो कि मैं मिस कर रहा हूँ, वरना मेरे मास्टर एक हारी हुई बाजी में दांव क्यों लगाते? अगर उन्हें पता है कि मैं हार जाऊंगा तो फिर भला वो मुझ पे दांव क्यों लगाते? अब तभी वो यहाँ आसपास की चीजों को और अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है और कहने लगता है कि हो ना हो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसे कि मैं मिस कर रहा हूँ और बस मुझे उसी चीज की तलाश है जिसके जरिए से मैं सारी पहेली की गुत्थी को सुलझा लूंगा। अब तभी यहाँ की चीजों को आसपास ऑब्जर्व करने के बाद लो फेंग थोड़ा उनकी बातों पे गौर करता है, यानी कि एंसेस्टर की कही बातों पे, और वो इसी कंक्लूजन पे पहुंचता है कि हो ना हो जीत की चाबी असल में मुझसे ही बिलोंग करती है या फिर मेरे ही अंदर होगी, वरना अगर मुझे जीत की चाबी यहाँ आसपास जितने भी टेक्निक्स है, जितने लॉज है और जितनी नॉलेज है इनसे मिलनी होती तो इससे पहले जो भी लोग यहाँ पे आए होंगे जिन्हें की एंसेस्टर ने चैलेंज किया होगा तो वो कहीं ना कहीं जीत चुके होते हैं, उनका कोई ना कोई नामो निशान तो मिलता। लेकिन एंसेस्टर का कॉन्फिडेंट ही बता रहा है कि जिस वे में उन्होंने मुझे चैलेंज किया है आज तक उन्हें कोई भी उनके चैलेंज में नहीं हरा पाया, तो हो ना हो इस जगह का और जीत की इस चाबी का इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि जो भी चीज है ये असल में मुझसे रिलेट करता है। लेकिन अगर मुझे उस तक पहुंचना है तो मुझे कहीं ना कहीं इस जगह को बहुत ही अच्छे से समझना होगा। अब यहाँ पर वो जो डिवाइन स्क्रिप्चर्स थे वो उन्हें समझने में अपने बाकी के क्लोन बॉडीज को भी लगा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि बावता समेत सारे के सारे क्लोन बॉडीज उस चीज को समझना शुरू कर देती है और यहाँ पे लो फेंग भी कल्टिवेट करते हुए थोड़ा बहुत ही इन डिवाइन स्क्रिप्चर्स को समझ पाया था जो कि बीस्ट गॉड से रिलेट है। और लो फेंग के इस प्रोग्रेस को देखकर यहाँ पर जो एंसेस्टर है वो उसके मास्टर से कहने लगते हैं कि वैसा मानना पड़ेगा तुम्हारा डिसाइपल होशियार तो है लेकिन इतने कम वक्त में वो कभी भी इस पूरे डिवाइन स्क्रिप्चर को नहीं समझ सकता। अब इस दौरान यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर स्माइल करते हुए कहने लगते हैं कि तुम्हारा ट्रेजर और मेरा ट्रेजर ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे रुकने से कोई फायदा होने वाला है। तो वो यहाँ पर चुपचाप से अपने पाव को अनलीश करते साथ ही 9-2-11 होने लगते हैं। साथ ही यहाँ पर उसका वो जो बड़ा सा वाइन का जार था उसे भी अपने साथ ले जाते हैं क्योंकि उन्हें इसका टेस्ट बड़ा पसंद आया था। अब यहाँ पर ये देखते साथ ही जो एंसेस्टर है उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, पर वो अपने बची कुची वाइन का यहाँ मजा लेने के लिए जैसे उसे पीने लगते हैं तो यहाँ पे इन्हें पता चलता है कि यार इसके अंदर की एक बूंद को भी जो मास्टर सिटिंग इन माउंटेन गेज है वो अपने साथ ले जा चुके हैं और इनके लिए एक बूंद तक नहीं छोड़ा। इस दौरान हम लो फेंग को देखते हैं जो कि लगातार कल्टीवेट करते हुए अपने स्टार टावर और अपने अंदर झांकने की कोशिश करता है, जहाँ उसे काफी सारी चीजों का पता चलता है लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये की कैसे हो सकती है। लेकिन वो एक चीज नोटिस करता है कि स्टार टावर के ऊपर जो इंक्रिप्शन मौजूद है ना वो काफी ज्यादा रेयर है, इतनी ज्यादा कि जो बीस्ट गॉड के जो स्क्रिप्चर्स है ना उससे भी काफी ज्यादा रेयर और पावरफुल है। लो फेंग इतना जानता है कि 9th रेवोल्यूशन सीक्रेट कैनन ही उसका एकमात्र जरिया है जिसके जरिए से वो स्टार टावर को बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकता है और वो भी धीरे धीरे करके। और अगर मैं फोर्सफुली अपनी करंट कंडीशन में करने जाऊँ ना तो बहुत बुरा हो सकता है, जिसका मतलब ये है कि अब मुझे हर हाल में ग्रेटर यूनिवर्स टेक्निक यानी कि मेरी इनर टेक्निक का यूज करना ही होगा। और तभी ये कहते साथ ही वो सबसे पहले अपनी 3rd क्लोन बॉडी को वापस से सी में कन्वर्ट कर देता है। अब क्योंकि उसने अपनी इनर टेक्निक का यूज किया था यानी कि ग्रेटर यूनिवर्स का, तो यहाँ पर उसके सामने ही काफी सारी यूनिवर्स बनने बिगड़ने लगते हैं। पर लो फेंग देख के हैरान था कि यहाँ उसके नजरों के सामने ही 2 अलग अलग लॉज बनने लगते हैं जो कि स्पेस और गोल्ड लॉज हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बनने लगते हैं आसपास की जगह पे भी फ्लक्चुएशन होने लगती है और फिर धीरे धीरे करके ये आपस में फ्यूज होने लगते हैं। पैटर्न देखते साथ ही लो फेंग भी शॉक्ड हो जाता है। सो होमीज हमारा आज का ये पार्ट तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके नेक्स्ट एपिसोड में काफी मजा आने वाला है जो कि बहुत ही जल्द हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है। बट इससे पहले मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सब आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।